हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 12 जिसका नाम है विशेषण यानी एडजेक्टिव। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और अनेक नदियां हैं। इस देश में कई खूबसूरत मंदिर है, इन्हें प्रसिद्ध राजाओं ने बनवाया था। उपरोक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द संज्ञा के विशेषता या गुणों के बारे में बता रहे हैं, अतः ये सभी शब्द विशेषण हैं। जरा बच्चों देखिए तो, जैसे विशाल, ऊंचे ऊंचे, घने, अनेक, खूबसूरत, प्रसिद्ध, तो बच्चों ये सभी शब्द हमारे कहलाते हैं विशेषण, क्योंकि ये किसी भी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। देश तो बहुत होते हैं, हमने कहा विशाल देश, यानी कि उस देश को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस देश की हम विशेषता बता रहे हैं, विशाल देश, तो इसलिए विशाल शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अनुच्छेद में विशाल, ऊंचे, घने, अनेक, खूबसूरत, प्रसिद्ध शब्दों को विशेषण और देश, पहाड़, जंगल, नदी, मंदिर तथा राजा को विशेष्य कहेंगे। तो बच्चों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य, और जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वह कहलाता है विशेषण। देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, स्पर्श, दशा जैसी विशेषताओं का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण, सच्चे व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं। दोष, दुष्ट नौकर को निकाल दिया गया। आकार, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। रंग, सभी नर्स सफेद कपड़े पहनती हैं। स्वाद, हमें मीठे आम अच्छे लगते हैं। स्पर्श, नरम पूड़ियां दो। दशा, उत्तेजित भीड़ को रोकना कठिन था। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरी कक्षा में 20 बच्चे हैं, कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ संख्याओं का बोध हो रहा है, इसे कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक, संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 8 लड़के और 5 लड़कियां खेल रही हैं, स्कूल के पुस्तकालय में 30,000 पुस्तकें हैं। तो बच्चों आपने देखा जैसे 8 और 5 मतलब संख्या निश्चित है, हमें पता है संख्या कितनी है, 30,000, यानी संख्या निश्चित है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में कक्षा के कुछ विद्यार्थी शरारती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों हमने कहा कुछ और अनेक, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है ना। कुछ मतलब कितने, 2, 4, 5, 10, 15, 20, कितने नहीं पता, कुछ कहा, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप, तोल या मात्रा का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने 5 किलो आटा खरीदा, पूजा दादी जी के लिए 1 किलो आम लाई। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तनु ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। सचिन तेंदुलकर रोज 2 लीटर दूध पीते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा, अनिश्चित परिमाणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण को बताने वाले विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें थोड़े फल रोज खाने चाहिए, हमें ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सामान्यतः ये किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यही कलम मेरे पिताजी की है,
इन पुस्तकों को मेज पर रख लो। तो बच्चों ये जो हमने कहा यह कलम मेरे पिताजी की है। कलम क्या है बच्चों? कलम तो संज्ञा है। हमने संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगाया है वह किसी वस्तु यानी कि कलम की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये कहलाते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर जानिए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, बच्चों आप नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए किस तरह। सार्वनामिक विशेषण के बाद निश्चित रूप से किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है, तभी वह सार्वनामिक विशेषण बनता है। यदि सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले हुआ है और उसके बाद किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं है, तो वह सर्वनाम ही कहलाएगा। जैसे वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, वह क्यों भाग रहा है। आपने यहाँ देखा, वह लड़का, वह आ रहा है, लेकिन वह सार्वनामिक विशेषण क्यों कहलाएगा? इसके बाद संज्ञा आ रही है, संज्ञा जो कि हमारा लड़का है। लड़का क्यों दौड़ रहा है, वह लड़का क्यों दौड़ रहा है, इसलिए वह शब्द जो हो गया वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह वह क्यों भाग रहा है, बच्चों वह के बाद तो कोई भी संज्ञा नहीं आई, यानी कि ये सीधा सर्वनाम है। पहले वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संज्ञा सर्वनाम शब्द दो प्रकार के होते हैं, गणनीय जिन्हें गिना जा सकता है, अगणनीय जिन्हें हम गिन नहीं सकते। गणनीय संज्ञा सर्वनाम का विशेषण संख्यावाचक होगा और अगणनीय का विशेषण परिमाणवाचक होगा। जैसे मेरे घर में 5 कमरे हैं, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि हमने संख्या निश्चित कर दी। दादाजी ने 5 किलो सेब खरीदे, परिमाणवाचक विशेषण है ये। अब देखिए प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, दीपक को गहरे नीले रंग की कमीज पसंद है। यहाँ देखिए बच्चों, ताजमहल बहुत सुंदर है, अगर यदि हम इसमें से बहुत हटा दें, ताजमहल सुंदर इमारत है। सुंदर तो खुद एक विशेषण है, लेकिन ये इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। बहुत लगने से ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो बहुत हो जाएगा हमारा परविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए। इसी तरह देखिए, दीपक को गहरे नीले रंग की कमीज पसंद है। नीले रंग की कमीज पसंद है हम कह सकते हैं, लेकिन नीला रंग भी एक विशेषण है। नीले रंग की विशेषता गहरे शब्द बता रहा है, इसलिए ये कहलाएगा परविशेषण। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। सबसे पहले मूल अवस्था। संज्ञा सर्वनाम की तुलना नहीं होती। विशेषण विशेष्य की सामान्य विशेषता बताता है। जैसे पिताजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, हर्ष अच्छा लड़का है। यह है हमारी मूल अवस्था। अब देखिए आप उत्तर अवस्था। जब दो विशेषणों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है, इसके लिए विशेषण से पूर्व, से अधिक, से ज्यादा, से कम, की अपेक्षा इत्यादि जोड़ा जाता है। जैसे गीता सीता से ज्यादा मेहनती है, राहुल रिंकू की अपेक्षा छोटा है। बच्चों वहां तुलना हो रही थी ना, जहां तुलना होती है वहां हमारी उत्तर अवस्था होती है। अब देखिए उत्तम अवस्था। किसी वस्तु या व्यक्ति को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, विशेषण से पूर्व सर्वाधिक इत्यादि जोड़ा जाता है। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो ये कहलाएंगी हमारी उत्तम अवस्था। तत्सम यानी संस्कृत से आए शब्दों में मूल अवस्था में तर और तम प्रत्यय लगाकर क्रमशः उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था की रचना की जाती है। जैसे मूल विशेषण है, इसमें हम तर और तम लगाकर देखेंगे किस तरह उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बनती है। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशेषणों की रचना। हमारी भाषा में ऐसे अनेक शब्द पाए जाते हैं जो अपने मूल रूप में ही विशेषण हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, मोटा, पतला इत्यादि। परंतु ऐसे भी विशेषण शब्द हैं जो दूसरे प्रकार के शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। इसीलिए पहले प्रकार के विशेषण शब्दों को मूल विशेषण और दूसरे प्रकार के शब्दों को व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं। व्युत्पन्न विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न विशेषणों का परिचय दिया जा रहा है, इन्हें पढ़िए और समझिए। आइए पढ़ते ही हैं। संज्ञा से बनने वाले विशेषण। भूगोल, भूगोल जमा एक, भौगोलिक। दिन जमा एक, दैनिक। अर्थ जमा एक,
आर्थिक, परिवार जमा एक, पारिवारिक, राष्ट्र जमा इए, राष्ट्रीय, जाति जमा इए, जातीय, रक्त जमा इम, रक्त, इसमें हमने इम प्रत्यय जोड़ा, रक्तिम, बंक जमा इम, बंकिम, स्वर्ण जमा इम, स्वर्णिम, सम्मान जमा इत, सम्मानित, अपमान जमा इत, अपमानित, नियम जमा इत, नियमित, जीव जमा इत, जीवित। आगे देखिए, चाचा जमा एरा, चचेरा, मामा जमा एरा, ममेरा, फूफा जमा एरा, फुफेरा, नमक जमा इन, नमकीन, कुल जमा इन, कुलीन, ग्राम जमा इन, ग्रामीण, पंख जमा इल, पंकिल, जटा जमा इल, जटिल, धूम जमा इल, धूमिल, खर्च जमा इला, खर्चीला, गर्व जमा इला, गर्वीला, चमक जमा इला, चमकीला, योग जमा ई, योगी, रोग जमा ई, रोगी, सुख जमा ई, सुखी, भूख जमा आ, भूखा, प्यार जमा आ, प्यारा, प्यास जमा आ, प्यासा। अब देखेंगे हम क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण। बेचना जमा आऊ, बिकाऊ, खेलना जमा आड़ी, खिलाड़ी, टिकना जमा ऊ, टिकाऊ, पढ़ना जमा आकू, पढ़ाकू। सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, मैं जमा सा, मुझसा, हम जमा सा, हमसा, वह जमा सा, वैसा, तुम जमा सा, तुमसा। अब ये शब्दों से बनने वाले विशेषण, नीचे जमा ला, निचला, बाहर जमा ई, बाहरी, आगे जमा ला, अगला, भीतर जमा ई, भीतरी। तो बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास भी दिया गया है, वो आप खुद से करेंगे। आज हमने पढ़े हैं विशेषण। हमने देखे विशेषण क्या होते हैं, विशेषणों के हमने भेद भी पढ़े, जिसमें हमने सार्वनामिक विशेषण, पर विशेषण सभी देखा। विशेषणों की बच्चों हमने अवस्थाएं भी देखी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था को किस तरह संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनाया जाता है, वह भी हमने देखा। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे, जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।